लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। इस कोर्स में एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन इन इंडिया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट and Bargaining Recognition, Payment of Wages Act and Workmen Compensation Act 1923, Employees Provident Fund Act and Maternity Benefits Act 1961 with recent amendments include किया गया है. Now first topic is evolution of industrial legislation in India. ये complex और multifaceted means इसके बहुत सारे part हैं और ये किसी भी कंट्री के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करता है. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम जाएं तो इंडिपेंडेंस से पहले हर एक लेजिस्लेशन के पास जो भी इन्फ्लुएंसेस थे वो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज़ के थे और इसमें ज़्यादातर रेगुलेट करने का काम था और ना कि लेबर्स को प्रोटेक्ट करना. इसमें जो भी की एक्ट्स थे, जो मेन पॉइंट्स थे, उसमें फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881 और उसमें अमेंडमेंट्स और उसका बेसिक वर्किंग कंडीशंस के बारे में बात की गई है. ट्रेड यूनियन एक्ट्स 1926 एक बड़ा स्टेप था जिसने वर्कर्स के राइट को रिकग्नाइज किया. पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा, इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की जब बात की गई उसमें फाउंडेशन सबसे पहले स्टार्ट की गई वेलफेयर स्टेट के बारे में, जिसमें कि सोशल जस्टिस और वर्कर्स की प्रोटेक्शन के बारे में बात की. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ये एक कॉर्नरस्टोन था जिसने एड्रेस किया डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिलेशंस को. फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जब इनैक्ट हुआ, इसमें सारे रेगुलेशंस जो फैक्ट्री वर्किंग कंडीशंस के थे वो बताए गए. नाउ की लेजिस्लेटिव एक्ट्स एंड देयर एवोल्यूशन. सबसे पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. इसका मेन पर्पस था कि जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं, आर्बिट्रेशन है या एडजुडिकेशन है, कॉन्सिलिएशन है, इनके बारे में बात की गई और इसमें मेनली बहुत सारे अमेंडमेंट्स दिए गए जो कि अडेप्ट करते थे चेंजिंग इंडस्ट्रियल कंडीशंस को. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ this word we should be knowing. One is conciliation. Conciliation का मतलब होता है the process of ending an argument or disargument, कि किसी भी बात पे अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा है उसमें कैसे एग्रीमेंट किया जाए उसके बारे में बात होती है. आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का मतलब है कि कोई भी किसी आर्बिट्रेटर को यूज़ करके, किसी मीडिएटर को यूज़ करके कोई भी डिस्प्यूट को सेटल किया जाए. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडजुडिकेशन? एडजुडिकेशन इज़ द एक्शन और अ प्रोसेस ऑफ एडजुडिकेशन जिसमें कि किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसको एडजुडिकेशन बोला जाता है. नाउ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में बताया गया है कि वर्कर्स की सेफ्टी, हेल्थ और उनके वेलफेयर के बारे में बात की गई है. इसमें बहुत सारे इनकॉर्पोरेट एडवांसमेंट्स जो टेक्नोलॉजी के हैं और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात की गई है. मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इसमें बताया गया है कि वर्कर्स को मिनिमम वेज प्रोवाइड यानी कि उनको पैसा दिया जाना चाहिए और उसमें उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाना चाहिए. इसको रिवाइज किया गया उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग और इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे. बाद में फिर ट्रेड यूनियंस एक्ट आया 1926 में. इसमें रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, सभी ट्रेड यूनियंस को रजिस्टर होना चाहिए और उनका रेगुलेशन होना चाहिए. इसमें भी एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया गया कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर रिप्रेजेंटेशन, कि इसमें भी मतलब वर्कर्स अपना राइट बोल सकते हैं और वर्कर्स की रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए. नाउ सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस में ये बताया गया है कि एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड और जितने भी प्रोविजंस एक्ट है 1952 के बाद से, एम्प्लॉयज़ का स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में जो कि सोशल सिक्योरिटी और बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है वर्कर्स को. पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, ये भी ग्रेचुटी पेमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करने का प्रोविज़न है. लेबर्स कोड 2020 में बताया गया, इंडियन गवर्नमेंट ने सभी लेबर लॉज के 4 कोड्स बताए हैं. पहला है कोड्स ऑफ वेजेस 2019, देन इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 एंड सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020.
ये कोड्स सिंपली मॉडर्नाइज करते हैं लेबर लॉज को और इसमें प्रमोट करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड प्रोटेक्टिंग द वर्कर्स राइट। की थीम्स एंड चैलेंजेस, इसमें बेसिक इकोनॉमिक ग्रोथ और वर्कर्स की प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं और जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की नीड है वो वर्कर्स राइट के अकॉर्डिंग। देन इनफॉर्मल सेक्टर, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंडियन वर्कफोर्स के बारे में बात की और इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में, जिसमें कि इसमें ऑफन इट लैक्स एडिक्वेट लीगल प्रोटेक्शन। देन एनफोर्समेंट, इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में इसका हमेशा ही चैलेंज रहा है। देन ग्लोबलाइजेशन एंड लेबर स्टैंडर्ड्स, जब हम वर्ल्ड की बात करें, ग्लोबलाइजेशन की बात करें, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है टू अलाइन इंडियन लेबर स्टैंडर्ड्स विद द इंटरनेशनल नॉर्म्स। तो ये भी अभी एक चैलेंज है कि उसको बैलेंस करना और इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करना। द इफेक्ट ऑफ न्यू लेबर कोड्स, जो भी न्यू लेबर कोड्स बनाए गए हैं उनको भी अभी भी इम्प्लीमेंट करना है और लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट इंडस्ट्री में अभी भी ऑब्जर्व करना है। सो इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन जो इंडिया में है ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है और ये नेशन की जर्नी कॉलोनियल पास से डेवलपिंग इकनॉमी की तरफ जा रही है और इसमें जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं, ये क्रिएट करते हैं कि इक्विटेबल एंड एफिशिएंट लेबर मार्केट। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्विटेबल? इक्विटेबल मीन्स इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है न्याय संगत, मीन्स कि सबको इक्वल लॉज के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए, लेबर्स को भी। तो इसमें भी मॉनिटर करना है लेबर लॉज को और इंश्योर करना है कि जो भी चेंजिंग नीड्स हैं इंडियन वर्क फोर्स के साथ वो इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ डेवलप करे। नाउ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसका स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड मेन फीचर्स। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में ये पूरे इंडिया के लिए अप्लाई होता है। इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में इट रेगुलेट्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड प्रिवेंट्स, सेटल और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस। इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? इसमें मेजर किया जाएगा सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग एमिटी एंड गुड रिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन। इसमें जो भी कोई डिस्प्यूट्स होंगे उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और सेटल किया जाएगा। इसमें कोई भी स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स को प्रिवेंट किया जाएगा ताकि वो ना हो। इसमें भी रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा वर्कमैन को, जिसमें कि ले ऑफ, जैसे कंपनीज ले ऑफ कर देती हैं। रीट्रेचमेंट, व्हाट इज़ रीट्रेचमेंट? रीट्रेचमेंट में कई बार कोई कंपनी कॉस्ट रिडक्शन के लिए स्पेंडिंग और इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी की वजह से वर्कर्स के रेम्यूनरेशन को कम करती है या ले ऑफ करती है और या फिर कंपनी बंद हो गई है। सो इन सब चीज़ों में देखा जाएगा। देन इट ऑल्सो प्रमोट्स कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑल्सो। इसके मेन फीचर्स हैं कि लीगल फ्रेमवर्क के अंदर अंदर रिजॉल्व करना है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को, इस्टेब्लिश करना है अथॉरिटीज़ को डिस्प्यूट सेटलमेंट में, और की टर्म्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वर्कमैन, स्ट्राइक और लॉकआउट को देखना है। तो इसमें जो आउटलाइंस हैं, प्रोसीजर्स हैं ले ऑफ, रिट्रेचमेंट और क्लोजर के बारे में, जैसे अभी हमने बात की, उसमें भी कंसिलेशन, आर्बिट्रेशन एंड एजुकेशन की बात की। देन इट ऑल्सो फोकस ऑन इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री एक ऐसी सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, ऑर्गेनाइज्ड है, जो कि कोऑपरेशन से चलती है एम्प्लॉयर और वर्कमैन के, वेदर और नॉट विद प्रॉफिट मोटिव। It is for the production, supply, distribution of goods, services, or it is to satisfy human wants and wishes. Certain activities इसमें इंडस्ट्री से एक्सक्लूड कर दी गई हैं, जैसे एग्रीकल्चर, except where the agriculture operation is carried out in an integrated manner with the other industry, activities of the government relatable to sovereign functions or domestic services, इनको इंडस्ट्री में नहीं रखा गया है। सो द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री बहुत सारे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से अलग है, जैसे कि बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड एंड राजप्पा केस। इस केस में स्कोप ऑफ द डेफिनेशन इज वाइडेंड और ब्रॉडेंड। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड इंडिविजुअल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वो होते हैं जिसमें कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, और बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन, और बिटवीन वर्कमैन एंड अ वर्कमैन, एंड दे आर कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और कंडीशंस, और या फिर किसी भी पर्सन के बारे में।
It involves collective elements affecting a group of workmen. और individual disputes एक individual से related हैं, जो industrial dispute के साथ भी हो सकते हैं, और वो किसी ट्रेड यूनियन के साथ या फिर किसी वर्कमैन के साथ भी हो सकते हैं. इसका अमेंडमेंट एक्ट 1965 में दिया गया था, जिसने अलाउ किया इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स से भी कंसिडर किया जाएगा. इसमें डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेचमेंट और टर्मिनेशन ऑफ ए वर्कमैन को भी कंसिडर किया जाता है. इसका मेन फोकस नेचर ऑफ डिस्प्यूट है और उसका वर्क फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है इसमें देखा गया है. नाउ वर्कमैन एंड एम्प्लॉय. वर्कमैन क्या है? कोई भी पर्सन जो कि अप्रेंटिस हो सकता है, एम्प्लॉयड हो सकता है किसी भी इंडस्ट्री में, मैनुअल हो सकता है, स्किल्ड हो सकता है, अनस्किल्ड हो सकता है, टेक्निकल, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी, क्लरिकल वर्क, हायर किया जाना या फिर किसी और में जिसको कि एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड. ना इसमें वो पर्सन्स नहीं हैं जो कि मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में आते हैं. इसमें सुपरवाइजरी कैपेसिटी और जिसमें कि वेजेस ड्रॉ करते हैं सर्टेन लिमिट तक, जो मैनेजरियल कैपेसिटी के हैं वो नहीं आते हैं. देन एम्प्लॉई कौन है? एम्प्लॉई एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें मैनेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ये सब आ जाते हैं. और ये इसमें भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट स्पेशली डील्स विद द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ वर्कमैन. अथॉरिटीज़. इसमें अथॉरिटीज़ कौन है? वर्क कमेटी, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं एम्प्लॉयर्स की और वर्कमैन्स की, ताकि वो सिक्योर कर सके और प्रिजर्व कर सके गुड रिलेशंस. तो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर्स कौन होते हैं? जो अपॉइंट करता है, मीडिएट करता है और प्रोमोट करता है कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए. बोर्ड्स ऑफ कॉन्सिलिएशन कौन होते हैं? ये प्रोमोट करते हैं सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कब होती है? ये होती है इंक्वायर इनटू एनी मैटर रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. और लेबर कोर्ट्स क्या है? ये है एजुकेशन या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के मैटर को सॉल्व करने के लिए. इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स क्या है? ये है जो भी कोई एजुकेशन या कोई सॉल्व नहीं हो रहा है केस, उसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू मैटर दे आर स्पेसिफाइड इन द सेकेंड एंड द थर्ड शेड्यूल. देन नेशनल ट्रिब्यूनल्स क्या है? ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एजुकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. नाउ ग्रीवियंस रिड्रेसल मशीनरी. इसमें क्या है? ग्रीवियंस रिड्रेसल मशीनरी में इसमें टिपिकली स्ट्रक्चर बनाया गया है. इंडिविजुअल ग्रीवियंसेस जो वर्कमैन के हैं उनको एड्रेस करता है. इसमें कंपनीज के अपने इंटरनल ग्रीवियंस कमेटी भी होती है, और ये एक्ट जो है मैंडेट करता है, ज़रूरी बनाता है कोई भी ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी को इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिश में जिसमें 20 या उससे ज़्यादा वर्कफोर्स है. स्ट्राइक. स्ट्राइक क्या है? एक सेसेशन ऑफ वर्क, काम को रोक दिया जाना इन द बॉडी ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री, जो कि आपस में मिल के या फिर कंक्रीट रिफ्यूज़ल कर देते हैं या रिफ्यूज़ करते हैं, और देयर इज़ नो कॉमन अंडरस्टैंडिंग और एनी नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर हैविंग एम्प्लॉयड और टू कंटिन्यू टू वर्क और एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट, तब वो स्ट्राइक कहलाता है. इसमें लीगल और इलीगल स्ट्राइक्स भी होती हैं. लीगल स्ट्राइक्स होती हैं जो कि प्रॉपर प्रोसीजर से और नोटिस दे के की जाती हैं, और इलीगल स्ट्राइक होती है जो विदाउट फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सर्टेन प्रोसीडिंग्स. लॉकआउट. लॉकआउट होता है किसी प्लेस का क्लोज हो जाना, किसी इंडस्ट्री का क्लोज हो जाना जो कि एम्प्लॉयमेंट का प्लेस है, और सस्पेंशन ऑफ वर्क जहाँ पे काम बंद हो गया है, और रिफ्यूज़ल बाय एन एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड बाय हिम. स्ट्राइक की तरह ही लॉकआउट्स जो है लीगल भी हो सकते हैं, इलीगल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लायंस विद द एक्ट्स प्रोविजन. लीगल लॉकआउट्स जो है एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, और इलीगल लॉकआउट्स होते हैं जो कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को नहीं फॉलो करते हैं. रिट्रेंचमेंट एक टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर है फॉर द सर्विसेज ऑफ वर्कमैन फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, अदरवाइज उसको पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय द वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन. इसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सक्लूड किया गया है. रिटायरमेंट ऑन रीचिंग द एज ऑफ सुपर एन्युएशन को एक्सक्लूड किया गया है. टर्मिनेशन ऑफ सर्विस एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूड इल हेल्थ को भी एक्सक्लूड किया गया है, और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ड्यू टू रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को भी एक्सक्लूड किया हुआ है. ये जो एक्ट है ये स्पेसिफिक प्रोसीजर्स ऑफ रिट्रेंचमेंट, नोटिस, कंपनसेशन और प्रिंसिपल्स ऑफ लास्ट कम फर्स्ट गो के बेसिस पे दिया गया है. ले ऑफ क्या है? ये फेलियर, रिफ्यूजर या इनेबिलिटी है एम्प्लॉयर का, शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर और रॉ मटेरियल. इससे क्या है? स्टॉक्स जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, या ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी हो गया है, कोई ना कोई रीज़न हो गया जिससे कि एम्प्लॉयमेंट वर्कमैन को नहीं दे पा रहा है.
तो इससे जो है इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट ने इसको ख़त्म कर दिया है। द एक्ट प्रोवाइड्स कंपनसेशन, इसमें वर्क, ये जो एक्ट है ये कंपनसेशन प्रोवाइड करता है वर्कमैन को जो कि ले ऑफ कर दिए जाते हैं कंपनी से। नाउ ट्रांसफ़र एंड क्लोजर, कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है जो कि डिटेल्स में बताया गया है, इसमें स्पेसिफिक प्रोविज़न दिए गए हैं ट्रांसफ़र्स के लिए। ट्रांसफ़र्स जो हैं जनरली मैनेजरियल प्रेरोगेटिव है, बट ये रीजनेबल और ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में नहीं आते हैं। इट्स अ ट्रांसफ़र विच ऑल्टर्स द कंडीशन ऑफ द सर्विस एंड इट कैन ऑल्सो बिकम एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। क्लोजर, कोई भी परमानेंट क्लोज डाउन है किसी भी प्लेस का जो एम्प्लॉयमेंट के लिए है, उसको क्लोजर कहते हैं। ये एक्ट जो है एम्प्लॉयर्स जो है ये प्रायर नोटिस दे सकते हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बिफोर क्लोजिंग डाउन एनी इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्कमैन, उनको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए और ये पेएबल होना चाहिए वर्कमैन को जो ये क्लोजर उनको अफेक्ट करेगा। और ये एक्ट जो है ये डिफाइन करता है कंडीशंस अंडर विच अ क्लोजर कैन बी इलीगल। Now Trade Union Act 1926. Now growth of unions in India. अर्ली स्टेजेस में क्या था, ट्रेड यूनियनिज्म जो इंडिया में था वो 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन से इन्फ्लुएंस था। इसमें वर्किंग क्लास का राइज हुआ और अर्ली यूनियंस जो थे वो मेनली फोकस करते थे एड्रेसेस लाइक पुअर वर्किंग कंडीशंस, लो वेजेस एंड लॉन्ग वर्किंग आवर्स। इसमें जो है नेशनल मूवमेंट को इन्फ्लुएंस किया, इसमें जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है इसमें ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस लीडर्स, इन्होंने मेनली इम्पोर्टेंस को रिकग्नाइज किया जो कि ऑर्गेनाइज्ड लेबर इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा में हम देखते हैं कि ट्रेड यूनियंस जो है वो ग्रो करती रही और उनमें जो लेजिस्लेशन का इनैक्टमेंट है लाइक ट्रेड यूनियन एक्ट इन 1926, ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है वर्कर्स की फंक्शनिंग के लिए और फॉर्मेशन के लिए। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए गए हैं। इसमें इंडियन ट्रेड यूनियंस में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड अ लार्ज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। डेफिनेशंस, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 प्रोवाइड करता है क्रूशियल डेफिनेशंस। इसमें ट्रेड यूनियन क्या है, ट्रेड यूनियन सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है, कोई भी कॉम्बिनेशन चाहे टेम्प्रेरी है या परमानेंट है जो कि प्राइमरीली फॉर्म किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशंस बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज़, या फिर वर्कमैन एंड वर्कमैन, या फिर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, या फिर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन कंडीशंस ऑन द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड ऑफ बिजनेस। इसमें कोई भी फेडरेशन है जो 2 और मोर ट्रेड यूनियंस की है उसको भी इंक्लूड किया गया है। वर्कमैन कौन है, वर्कमैन जो है जो ट्रेड यूनियंस एक्ट जो है डजंट डिफाइन वर्कमैन एग्जॉस्टिवली, दिस डेफिनेशन इज क्रूशियल इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेक्शन 2A में बताया गया कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कुड बी द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट डिपेंडिंग अपॉन द स्कोप ऑफ ट्रेड यूनियन। एग्जीक्यूटिव, सेक्शन 2A डिफाइन करता है एग्जीक्यूटिव को एज अ बॉडी जिसका कोई नाम है या फिर वो मैनेजमेंट है या फिर उसके जो ट्रेड यूनियन के अफेयर्स हैं। ऑफिस बेयरर्स वो हैं जो कि एनी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बट डज नॉट इंक्लूड एन ऑडिटर। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, इसका क्या प्रोसीजर है, सेक्शन 3 to 14 ऑफ द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 ये प्रोसीजर बताता है कोई भी रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियंस का, एनी 7 और मोर मेंबर्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रार कौन है, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए मस्ट है, ज़रूरी है, अकम्पनीड बाय रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड अदर स्पेसिफिक पर्टिकुलर्स। रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है, इस एक्ट में स्पेसिफाई किया गया है कि रूल्स जो हैं ट्रेड यूनियन के दे मस्ट कंटेन द नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उसके पर्पसेस क्या हैं और उसमें कोई फंड्स जो वो यूज़ कर रहे हैं। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार जब सेटिस्फाई हो जाएगा ट्रेड यूनियन के एप्लीकेशन से और सारी रिक्वायरमेंट्स को वो सेटिस्फाई करेगा, देन द ट्रेड यूनियन विल बी इशूड अ सर्टिफिकेट। बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन जो है ट्रेड यूनियन को एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड करती है और कुछ इम्यूनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, राइट्स क्या है, लीगल एंटिटी है। एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो है एक
कॉरपोरेट बॉडी है जिसमें कि उसमें जो भी उसकी कॉमन सील है, उसका सक्सेशन है और उसमें पावर है जो कि कोई भी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, सू कर सकते हैं। इम्यूनिटी फ्रॉम सर्टन प्रोसीडिंग, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस को कुछ इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करी गई हैं सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज से कुछ केसेस में, पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट्स डन इन कॉन्टेम्पलेशन फॉर फर्दरेंस ऑफ अ ट्रेड डिस्प्यूट। राइट टू स्पेंड फंड्स, ये एक्ट जो है स्पेसिफाई करता है पर्पसेस ऑफ जनरल फंड्स और रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस, ये इसमें अप्लाई होता है, जैसे कि पेमेंट ऑफ सैलरीज, एक्सपेंसेस टू ऑफिस बेयरर्स, कंडक्ट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स और प्रोविजंस ऑफ बेनिफिट्स टू मेंबर्स। राइट टू कॉन्स्टिट्यूट अ सेपरेट फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पस, अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस अगर विश करती है तो वो एक सेपरेट फंड पॉलिटिकल पर्पस के लिए भी बना सकती है। लाइबिलिटीज, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस को लाइबिलिटी है कि यूज करना है जो फंड ओनली फॉर द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द एक्ट। ट्रेड यूनियन को अपने मेंटेन रखने हैं बुक्स और अकाउंट्स और उनको एनुअल रिटर्न्स भी रजिस्ट्रार को भेजना है। कंसेप्ट्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें निगोशिएशंस किया जाता है एम्प्लॉयर का और एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ का फॉर द ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयज़। ये एम करता है रीचिंग एन एग्रीमेंट ऑन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ये फैसिलिटेट करता है कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है ये रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेशन और ट्रेड यूनियंस के लिए एक एसेंशियल इफेक्टिव कलेक्टिव बार्गेनिंग हो। नाउ रिकग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस को रिकग्नाइज किया जाता है एम्प्लॉयर्स के एक इफेक्टिव कलेक्टिव बार्गेनिंग के साथ, और इनकी रिकग्निशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है वर्कर्स और मैनेजमेंट की निगोसिएशंस के साथ। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 डज नॉट प्रोवाइड फॉर द मैंडेटरी रिकग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस बट सम स्टेट लॉज एंड इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस प्रोवाइड भी करते हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस मल्टीप्लाई कर सकती हैं, सेवरल यूनियंस एग्जिस्ट कर सकती हैं सेम इस्टेब्लिशमेंट में किसी भी इंडस्ट्री के जिनका कॉमन फीचर हो, कॉमन गोल हो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लैंडस्केप में। ये दिस कैन लीड टू इंटर यूनियन राइवलरी ऑल्सो, ये वीक कर सकता है बार्गेनिंग पावर को वर्कर्स की, और ये डिफ़िकल्टीज एम्प्लॉयर्स के लिए भी आ सकती हैं। Now, role of outsiders in trade unions. Trade Union Act 1926 allows the outsiders, persons not employed in the establishment of industry, to be office bearers of trade unions, subject to certain restrictions. जो outsiders हैं ये भी एक significant role play कर सकते हैं Indian trade union movement में, providing leadership, expertise and resources. Payment of Wages Act 1936, इसका objective था to regulate करना कि वेजेस कितने होने चाहिए, सैलरीज कितनी होनी चाहिए सर्टन क्लास ऑफ एम्प्लॉयड पर्सनस। ये इंश्योर करता है टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड डिडक्शन फ्रॉम देयर वेजेस, और ये एक्ट जो है ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स एंड ऑल्सो प्रमोट इंडस्ट्रियल हार्मनी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। की डेफिनेशन, वेजेस जितने भी रेम्यूनरेशंस हैं, सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं या बाकी जो भी कुछ पे किया जाता है, इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन मनी पेएबल एट एन एम्प्लॉयड पर्सन फॉर द वर्क डन इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयर जो पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है वेजेस को पे करने के लिए, और एम्प्लॉयड पर्सन जो है वो एक पर्सन है जो कि किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इस्टेब्लिशमेंट में हायर किया गया है वर्क करने के लिए। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन द इस्टेब्लिशमेंट। एप्लीकेबिलिटी, ये एक्ट अप्लाई करता है पेमेंट ऑफ वेजेस टू पर्सन्स एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री, रेलवेज और अदर इस्टेब्लिशमेंट नोटिफाइड बाय appropriate government। ये इनिशियली कवर करता है employees earning up to a certain wage limit but this limit has been revised over time। इसके की प्रोविजंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, एम्प्लॉयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। वेज पीरियड जो है उसका एक पर्टिकुलर पीरियड होना चाहिए, या डेली, वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली। टाइम ऑफ पेमेंट भी स्पेसिफाइड होना चाहिए, जो भी वेजेस हैं जो पे किए गए हैं जनरली विद इन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज और द एंड ऑफ द वेज पीरियड। मोड ऑफ पेमेंट, वेजेस जो पेड किए जाते हैं वो या तो कैश में या चेक में या डायरेक्ट क्रेडिट टू द एम्प्लॉयर्स बैंक अकाउंट, एम्प्लॉयज़ बैंक अकाउंट। डिडक्शन फ्रॉम वेजेस, ये जो एक्ट है ये स्पेसिफाई करता है सम परमिसिबल डिडक्शन दैट कैन बी मेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ वेजेस, जैसे कि कोई फाइन है या डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस, डिडक्शन फॉर सर्विस रेंडर, डिडक्शंस फॉर रिकवरी ऑफ एडवांस और लोन्स, डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड इंश्योरेंस स्कीम्स,
प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज डिडक्शन भी है, एम्प्लॉयर्स को प्रोहिबिट किया गया है any deduction from other than those authorized under the act. Maintenance of registers and records, employers को maintain करने हैं registers, records जो कि wages period और deductions को represent करे. Inspectors, ये act provide करता है appointment of inspectors to ensure compliance with the provisions, claims and penalties. ये act lay down करता है procedure for filling claims in case of illegal deductions or any delay in the payment of wages, and also provide penalties for the violations of the act. Workmen's Compensation Act 1923, ये workmen's work force को ये provide करता है financial compensation or in case of any injuries or death caused by an accidents during the course of employment. ये इसमें ये भी एम करता है कि रिलीव द हार्डशिप फेस्ड बाय द वर्कमैन हु वाज अनेबल टू वर्क एंड इवन अ लाइवलीहुड ड्यू टू वर्क रिलेटेड इंजरीज. इट ऑल्सो इंटेंड्स टू प्लेस द लाइबिलिटी टू पे कंपनसेशन ऑन द एम्प्लॉयर एंड नॉट ऑन द एम्प्लॉई. की डेफिनेशंस. वर्कमैन कौन है? कोई भी पर्सन जो कि एम्प्लॉय किया गया है किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए अंडर द शेड्यूल 2 ऑफ द एक्ट. ये डेफिनेशन अमेंड हो रही है ओवर द ईयर्स. वो इसमें और भी कैटेगरीज एम्प्लॉयज़ की दी गई हैं. Certain categories of employees are those of administrative, clerical, managerial और general. They are excluded from this. Employer कौन है? जो person जो employ करता है workman को, और इसमें contractors हो सकते हैं, principal employer हो सकते हैं, वो जो कि certain situations के लिए. Injury, इसमें कोई भी person को कोई भी injury हो गई है, कोई चोट लग गई है, occupational disease हो गई है अंडर सर्कमस्टांसिस एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3. एक्सीडेंट हो गया है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सीन इवेंट जो हो गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जिसने कि इंजरी कॉज की है. डिपेंडेंट कौन है? कोई भी एक्ट जो कि स्पेसिफाई किया है जो कि डिपेंडेंट हो जाता है डिजीज्ड वर्कमैन पे, उसमें फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, स्पाउसेस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स हो सकते हैं. द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन पेएबल वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डिपेंडेंसी. इसमें की प्रोविजंस दिए गए हैं. एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन, इसमें क्या है? कोई भी वर्कमैन अगर सफ़र करता है किसी भी पर्सनल इंजरी से या एक्सीडेंट की वजह से और उसका एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गया तो एम्प्लॉयर को उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा. Then no compensation is payable if the injury does not result in the total or partial disablement of the workman for a period exceeding 3 days. अगर 3 दिन से भी ज़्यादा उसको किसी इंजरी की जो चोट है या कोई भी स्टेब्लिशमेंट डिसेबलमेंट हो गया है वर्कमैन का जो कि 3 डेज से ज़्यादा है, उसका कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा. Then exceptions to employer's liability. Employer is not liable to any compensation. अगर इंजरी डायरेक्टली वर्कमैन की वजह से हुई है, ड्रिंक या ड्रग्स की वजह से हुई है, और अगर इंजरी जो है वो कोई विलफुल डिसओबीडियंस से हुई है वर्कमैन के, या फिर किसी भी पर्पस जो कि जिससे कंपनी लायबल नहीं है, और अगर इंजरी जो है डायरेक्टली एट्रीब्यूट किया विलफुल रिमूवल और डिसरिगार्ड बाय द वर्कमैन फॉर एनी सेफ्टी गार्ड और अदर डिवाइसेस which union is provided for the purpose of securing the safety of workmen. Amount of compensation जो है वो payable है depending on the nature of the injury, death, permanent disablement, permanent और partial disablement या फिर temporary disablement. इसमें monthly wages of the workman and the age of the workman पे भी depend करता है. देन प्रोसीजर फॉर क्लेयरिंग कॉम्पनसेशन, इसमें नोटिस दिया जाना चाहिए कोई एक्सीडेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म या वर्कमैन के कॉम्पनसेशन के. नाउ कमिश्नर फॉर वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन, इसमें आ जाता है ये एक्ट प्रोवाइड करता है कमिश्नर्स को जो कि डिटर्मिन करते हैं किसी भी अमाउंट का कंपनसेशन का. वो डिस्प्यूट को सुनते हैं और उसके एक्ट को इस्टेब्लिश करते हैं, एनफोर्स करते हैं. ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में आ जाता है शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट स्पेसिफाइज दैट कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हैं जो कि काम की वजह से वर्कर ने कॉन्ट्रैक्ट की हैं तो उसके लिए भी उसको कॉम्पनसेशन अलाउड है. एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस फंड इन 1952, इसका ऑब्जेक्टिव था एक इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करना, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, इंश्योरेंस, इन सब के लिए. इसका मेन फंक्शन है फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो कि एज हो गए हैं या फिर उनकी इवन इन द इवेंट ऑफ देयर डेथ. इसके की प्रोविजंस है. एप्लीकेबिलिटी, ये एक्ट अप्लाइज करता है फैक्ट्रीज, इस्टेब्लिशमेंट जहाँ 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें एक्सटेंड करता है पावर, और इसमें जिसमें
20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम, इसमें बोथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना है। इसमें जो परसेंटेज है बेसिक वेजेस की और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट द इक्वल अमाउंट, इसमें जो है एक्यूमुलेशन एम्प्लॉय को पे किया जाता है रिटायरमेंट पे या रेजिग्नेशन पे या टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। पेंशन फंड और इंश्योरेंस फंड में भी प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड इंश्योरेंस फंड ये प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेंशन और इंश्योरेंस, जिससे कि एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाएं एम्प्लॉयज़ को एंड देयर फैमिलीज़। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में एक्ट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और EPFO। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि एम्प्लॉयमेंट में जो वुमेन है उनके एस्टेब्लिशमेंट को सर्टेन पीरियड्स बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ बेनिफिट दिया जाए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैटरनिटी बेनिफिट्स टू वुमेन एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग मैटरनिटी लीव एंड अदर बेनिफिट्स। इसका मेन एम है प्रोटेक्ट करना है वुमेन एम्प्लॉयज़ की हेल्थ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ एंड टू इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ द न्यू बॉर्न चाइल्ड। इसमें की प्रोविजंस है इसकी एप्लीकेबिलिटी, ये एक्ट अप्लाइज करता है फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन, शॉप्स एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट्स जिसमें 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। मैटरनिटी बेनिफिट हर एक वुमेन को दिया जाना चाहिए एम्प्लॉय को, जिसमें कि मैटरनिटी लीव विद पे, मेडिकल अलाउंसेस और नर्सिंग ब्रेक्स दिए जाएं। एंड ड्यूरेशन ऑफ मैटरनिटी लीव जो है इन 2017 एक्ट में इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ मैटरनिटी लीव फ्रॉम 12 वीक्स टू 26 वीक्स फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन एंड फॉर द थर्ड एंड सब्सिक्वेंट चिल्ड्रन द ड्यूरेशन ऑफ मैटरनिटी लीव इज 12 वीक्स। अदर इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, इसमें क्रैश फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। 50 और मोर एम्प्लॉयज़ जहाँ पर हैं वहाँ पे क्रैश फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। वर्क फ्रॉम होम, दिस एक्ट ऑल्सो अलाउज वुमेन टू वर्क फ्रॉम होम आफ्टर मैटरनिटी लीव इफ द नेचर ऑफ द वर्क परमिट्स। एंड adoption and surrogacy, maternity benefits have been extended to women who adopt a child below the age of 3 months and to commissioning mothers in case of surrogacy. इसमें it's important to refer to the latest amendment of the Maternity Benefit Acts as it has undergone significant changes in the recent years to provide more comprehensive benefits to women employees.